गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लीड्स रिपोर्ट 2023। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उन्होंने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट में एक तरह से इंडिजिनसली हम डेटा ड्रिवन इंडेक्स बना रहे हैं ताकि हम स्टेट्स के लेवल पर चाहे हमारी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं उनमें हम स्टेट्स के लेवल पर देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्सेज किस लेवल पर जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली रिपोर्ट ये 2018 में निकली थी और इस रिपोर्ट को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालता है उसी के ही लाइंस पर कंसीव किया गया था। लेकिन एलपीआई जो होता है वो तो सिर्फ परसेप्शन बेस्ड सर्वे होता है, जबकि लीड्स रिपोर्ट जो है उसमें परसेप्शन और ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही जो है वो अकोमोडेट की हुई है। लीड सर्वे जो है हमें इंसाइट्स देता है स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में कि कैसे वो लॉजिस्टिक सेक्टर्स को फर्दर रेवोल्यूशन जो है रिफॉर्म कर सकते हैं और विकसित भारत की तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो लीड्स 2023 रिपोर्ट जो है उसने हमारे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को रैंक्स स्टेट के बेस पर रैंक किया है और ये एक इंडिकेटर है हमारे लॉजिस्टिकल सर्विसेज के एफिशिएंसी का। तो ये पैन इंडिया प्राइमरी सर्वे है। इसमें 7300 रिस्पॉन्सेज अक्रॉस 36 स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो लिए गए हैं। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें तो कोस्टल ग्रुप में जो स्टेट्स अचीवर्स हैं वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है असम, सिक्किम, त्रिपुरा। यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ और दिल्ली जो है वो अचीवर्स में है। ठीक है, सो बाकी ऐसे ही फास्ट मूवर्स कैटेगरी मतलब कि जो कैचअप कर रहे हैं सिचुएशन में। एस्पायरर्स मतलब जो जिन्हें अभी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर। तो 23 स्टेट्स और यूटीज़ ने तो स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ जो है वो नोटिफाई ऑलरेडी कर दी हैं और उसको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ अलाइन भी कर दिया है। 16 स्टेट्स और यूटीज़ जो है उन्होंने तो इंडस्ट्री स्टेटस भी दिया है लॉजिस्टिक्स को। डिजिटल रिफॉर्म्स जैसे पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जीएसटी, ये सब जो है इंडिया की जो रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं असम राइफल्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। असम राइफल्स जो है वो एक क्रिटिकल ऑपरेशनल चेंजेस जो है वो प्लान कर रहा है ताकि उसको डिप्लॉय किया जा सके असम राइफल्स के जो है बटालियंस को कन्वेंशनल रोल्स में एलएसी के पास। ठीक है, अगर कोई कंटिजेंसी हो तो असम राइफल्स जो है वन ऑफ द सेंट्रल 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा नॉर्थ ईस्ट में ये म्यांमार का जो रीजन हमारा बॉर्डर है उसको भी गार्ड करती है। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसकी हिस्ट्री 1835 को के टाइम पर देखी जा सकती है, जब इसको बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट में ताकि ब्रिटिश टीयर स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको बाद में जो है रीनेम करके असम राइफल्स कर दिया गया। असम राइफल्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो जो हम देखें तो असम राइफल्स ने 2 वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 में भी पार्टिसिपेट किया है। शुरू में तो इसको सिर्फ एक एंटी इंसर्जेंसी फोर्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये मोस्ट अवॉर्डेड पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स बन चुकी है प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा दोनों में ही। इसमें यूनिकनेस ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो इस फोर्स का है वो तो होम मिनिस्टर के पास है क्योंकि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इसका इंडियन आर्मी में है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मतलब सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एमएचए देती है, लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगी, डेपुटेशन होगी, ये सब आर्मी डिसाइड करती है पर्सनल के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें प्लान क्या किया जा रहा है। प्लान ये है कि 70% ऑफ असम राइफल सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा सके एलएसी के अंदर कुछ अगले महीनों में। असम राइफल्स के पास लगभग 46 बटालियंस हैं, 65,000 के आसपास इनके पास ट्रूप्स हैं और हर साल जो है सोल्जर्स ऑफ असम राइफल्स जो है उनको आर्मी के साथ भी प्रैक्टिस कराया जाता है अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशनल सिनारियोज में, ताकि वो आर्मी के ही जो है ट्रेनिंग में रहें। और जो है प्लान ये भी है कि इनको टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी बनाया जाएगा ताकि जो है एलएसी के ऊपर जो इनके गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। फोकस जो है वो चाइना के ऊपर है। ऑफ कोर्स जब से 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है तब से कई मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा विजिलेंस और डिप्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए अक्रॉस दी एलएसी। और आर्मी को भी जो है काउंटर इंसर्जेंसी जो रूल्स है नॉर्थ ईस्ट में उससे फ्री करके एलएसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने के लिए जो है वो रेडी किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विकास भारत संकल्प यात्रा। टॉपिक आपके गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी 2 दिन के
वाराणसी के दौरे पर हैं, जब उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा इवेंट को एड्रेस किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि अवेयरनेस रेज कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक कर रहा है फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स की, ठीक है, जैसे स्कीम्स आपकी आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि एटसेट्रा। इनको जो है वो अवेयरनेस भी जनरेट करता है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी नज़र रखता है। तो इसमें होता क्या है कि वल्नरेबल जो एलिजिबल हैं इस इन स्कीम्स के लिए, उनको जो है वो अभी तक जो अवेल नहीं कर पाए हैं इन बेनिफिट्स को, उनको रीच आउट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जाती है, ठीक है। जिनको ये बेनिफिट्स मिले हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल बेनिफिशरीज को एनरोल भी किया जाता है ड्यूरिंग दिस यात्रा, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कई मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर इसको कर रही हैं। अचीवमेंट अगर हम इसकी देखें तो यात्रा लगभग 2.5 करोड़ सिटीजन्स को ऑलरेडी 68,000 ग्राम पंचायत में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, सिर्फ एक महीने के अंदर ही। 2 करोड़ के आसपास इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने विकसित भारत संकल्प जो है वो उसमें जो है एनरोल किया है। 2 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के, उन्होंने अपनी जो है एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इनिशिएटिव के अंदर। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक जनरेशन हमें ऐसे नर्चर करनी है जो मॉडर्न मॉडर्न भी हो और जो है हमारे इंडियन कल्चर और एथोस के साथ जो है रूटेड भी हो। हमारी ये पॉलिसी रिकमेंड करती है कि वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को हम मोर रिसेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ जो है इंटीग्रेट करेंगे और रीडिस्कवर करेंगे एंशियंट नॉलेज को और इंटीग्रेट करेंगे उसको मॉडर्न थॉट के साथ। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाता है स्कॉलर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ। उसी का ही एक जो है वो अगर हम देखें तो रिजल्ट है काशी तमिल संगमन, ठीक है, संगमन। सो ये जो है आपका यही प्रॉपर आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है कि है क्या ये। तो काशी तमिल संगमन जो है वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर, जिसके अंदर जो है कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वेरियस स्टेट्स और यूटीज़ की, उनको उनके अंदर यूनिटी को जो है पोर्ट्रे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का है कि सेलिब्रेट करना, रीअफर्म करना, रीडिस्कवर करना एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु और काशी। आईआईटी मद्रास और जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो इसके 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं इस प्रोग्राम के। पहला एडिशन जो है संगमम का वो 2022 में किया गया था और अब जो है अगला 2000 दिसंबर 17 से लेकर दिसंबर 31 तक चल रहा है, ठीक है। काशी और तमिलनाडु में इनको क्यों चूज़ किया गया है और इनमें क्या सिमिलैरिटी है। जो 2 रीजन्स हैं उनके डीप और वाइब्रेंट लिंक्स रहे हैं ओवर सेंचुरीज़ और इंडियन कल्चर में जो है बहुत जो है योगदान रहा है। अगर हम देखें तो सेंट कुमार गुरुपारा थे तमिलनाडु के, जिन्होंने ऑफ कोर्स काशी कलम्बकम जो है वो एक ग्रामेटिकल कॉम्पोजिशन लिखी पोएम्स की काशी के ऊपर। किंग अधिवीरा राम पांड्यन थे पांड्या डायनेस्टी के, जिन्होंने एक शिवा टेम्पल डेडिकेट किया तमिलनाडु में आकर जब वो अपनी पिलग्रिमेज से वापस आए काशी से। उन्होंने काशी कंदम भी लिखा जो कि स्कंद पुराण में तमिल पोएटिक वर्सेस हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जो है आपको लिंक्स देखने को मिलेंगे काशी और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्स पार्टे डेक्री। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि अगर सेक्शन 115 ऑफ सीआरपीसी जो है वो हम नहीं मेंटेन कर सकते, अगर एक बार एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई है ऑर्डर 9 ऑफ रूल 13 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि एक्स पार्टी डिक्री कर दी जाती है, ठीक है। तो एक्स पार्टी डिक्री जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब डिक्री पास कर दी कोर्ट ने, क्योंकि एक जो डिफेंडेंट है वो आया ही नहीं जितने मर्जी समझ देने के बाद। तो कई समझ देने के बाद भी अगर प्लेंटिफ शो अप नहीं करता है हेयरिंग के लिए, डिफेंडेंट नहीं आता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है और लॉ सूट को एक्स पार्टी जो है वो अनाउंस कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बाई पार्टी डेक्री के ही जो है सिमिलर होती है। इसमें होता क्या है कि कोर्ट जनरली जो है फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस इंश्योर करने को एम करते हैं, लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न है, कोई पार्टी नहीं आ पाई कोर्ट में, तो ऑफ कोर्स ये एक्स पार्टी ऑर्डर को जो है सेट असाइड भी किया जा सकता है। डिफेंडेंट जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में और 2 ग्राउंड्स पर ये एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाती है कि क्या पता कि अगर वो ये क्लेम करता है कि उसको समन्स नहीं मिले थे, दूसरा कि उसको पास सफिशेंट कॉज था कोर्ट के पास ना आ पाने का, तो जो है वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती कि कब ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। सपोर्टिंग एविडेंस भी देना पड़ता है एप्लीकेंट को कि ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, जो
कोर्ट है वो हेयरिंग को शेड्यूल करता है उस एप्लीकेशन को कंसिडर करके और वैलिडिटी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ दिस क्लेम को देखकर, ठीक है। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो डिसाइड करे कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर देना है या नहीं देना है, इसको सेटिसाइड करना है। कोर्ट को जो है कुछ कंडीशंस और टर्म्स भी जो है इम्पोज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारगासो सी। इंटरनेशनल रिलेशंस एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारगासो सी बर्मुडा के पास जो है वो वार्म, सॉल्टियर और मोर एसिडिक हो गया है जब से उसको मेजर करना शुरू किया गया है 1954 से, ठीक है। तो सारगासो सी जो है वो विद इन अटलांटिक ओशन ही जो है वो इंटायरली लोकेटेड है। इसका नाम सारगासम के नाम पर पड़ता है जो कि एक एल्गी है और ये ओपन ओशन इकोसिस्टम है जो कि यहाँ पर कई तरह के करंट सर्कुलेट होते हैं नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर में, और फीडिंग ग्राउंड है ये कई तरह के फ्लोरा और फौना का। अगर हम देखें तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम जो है वो भी आता है करंट, फिर कैनरी करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। ये सब जो है करंट्स यहाँ पर आकर मिलते हैं तो यहाँ पर एक गायर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोमा डिसीज़। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि नोमा डिसीज़ भी जो है ऑफिशियल लिस्ट ऑफ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज में उसको शामिल किया जाएगा। तो ये एक सिवियर गैंग्रीन डिसीज़ है माउथ और फेस की। इसमें होता क्या है कि ये जनरली सब सहारन अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। जो चिल्ड्रन को 2 से 6 की एज के खासकर उनको जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं उनको अफेक्ट करता है, और खासकर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एडल्ट्स उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। इसमें होगा क्या कि सोर हो जाएंगे गम्स, और ये नॉन कंटेजियस होता है वैसे तो। अभी तक एविडेंस नहीं देखा गया है कि डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें होता हो, बट जनरली ये जहाँ पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग ज़्यादा हैं, एशिया पैसिफिक, अमेरिकाज, मिडल ईस्ट या यूरोप के रीजन में, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो इसकी ऑफ कोर्स वाइडली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। ओरल हाइजीन फॉलो करने को कहा जाता है, डिसइंफेक्टेंट माउथ वॉश यूज़ करने को कहा जाता है, और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन साइनाइड जो है एक की मॉलिक्यूल जो हमारे क्रिएशन ऑफ लाइफ में ज़रूरी होता है उसको जो है पाया है ओशंस ऑफ सैटर्न के आईसी मून एनसेलेडस में। ये हमें नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से पता लगा है। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है कलरलेस और पेल ब्लू लिक्विड है और गैस है विद बिटर आलमंड लाइक ओडर, और इसको हम हाइड्रोसाइनिक एसिड या HCN भी कहते हैं। अगर ये ह्यूमन बॉडी में आ जाए तो ये बॉडी के यूज़ ऑफ ऑक्सीजन के साथ इंटरफेयर करता है जिसकी वजह से ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स को अफेक्ट हो सकता है। वैसे ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है बहुत से सॉल्ट्स का। इसको इसीलिए कई तरह की इंडस्ट्रीज़ जैसे फ्यूमिगेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, माइनिंग, केमिकल सिंथेसिस इसमें यूज़ किया जाता है। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट नासा ने 1997 में लॉन्च किया था, जो ये सैटर्न के आसपास ऑर्बिट हो रहा है 2004 से 2017 के बीच में। और इसने जो है लगभग 294 टाइम जो है सैटर्न के चक्कर लगाए हैं, और ये इसी ने ही जो है सैटर्न के एटमॉस्फेयर और रिंग्स को भी जो है वो मेजर किया है, और 6 इसने मून्स भी जो हैं डिस्कवर किए हैं जिनको एनसेलेडस, जिसमें से एक एनसेलेडस भी है और टाइटन भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी सर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके मार्टरडम डे पर। तो तेग बहादुर जी जो है वो, इनका ओरिजिनल नेम त्यागमल था और 9th गुरु थे ये सिख रिलीजन में। इनके जो फादर थे वो 6th गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी। और इनको जो इनका नाम मिला है वो फाइटिंग और स्वॉर्ड स्किल्स जो है इनके बैटल फील्ड में वो देखकर मिला है। इन्होंने जो है अनंतपुर साहिब जो है सिटी को भी जो है बनाया था शिवालिक हिल्स के पास, और यहाँ पर जो है लास्ट 2 सिख गुरु जो है यहीं पर रहे थे, और यहीं पर ही गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। और इन्होंने लगभग 100 पोएटिक हिम्स जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कंट्रीब्यूट किए हैं। इनको अरेस्ट किया गया था मुगल्स द्वारा औरंगज़ेब के ऑर्डर पर, और पब्लिकली बिहेड किया गया था 1675 में मुगल एम्परर के कहने पर दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश, सरफेस टू एयर।
मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो है इंडिजिनस आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ शोकेस की है, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 चल रही थी, जिसमें कि सिंगल यूनिट ऑफ आकाश वेपन सिस्टम ने 4 अनमैन्ड टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज किया। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इंडिया अब सबसे पहली कंट्री बनी जो कि एबिलिटी रखती है 4 टारगेट्स को, जो कि इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, साइमल्टेनियसली टारगेट करने का एक सिंगल फायरिंग यूनिट से। ठीक है। तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। साइमल्टेनियसली ये मल्टीपल टारगेट्स को जो है एंगेज कर सकता है। इसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स फीचर्स हैं, और ये स्टैटिक और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है कॉन्फ़िगर करके। रोड और रेल ट्रांसपोर्टेबल दोनों है ये। इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर तक की होती है एरियल टारगेट्स को एंगेज करने की। ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन इसका एज लो एज 100 मीटर्स से लेकर 20 किलोमीटर्स तक का होता है। ठीक है। और ये फुली ऑटोमेटिक भी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Leeds Report 2023. This topic is important for your governance and your economy section. So Union Minister of Commerce and Industry has recently released this Logistics Ease Across Different States 2023 report. So this Logistics Ease Across Different State report is an indigenous data-driven index to assess logistics infrastructure, services, and human resources across all 36 states and union territories. So the first logistics report was released in 2018, and it was conceived on the lines of Logistics Performance Index of World Bank. So this LPI and this LPI may only rely on perception-based surveys, but Leeds report incorporates both perception as well as objectivity. Leeds gives insights to states and UTs for further revolutionary reform in logistics sector, taking us towards our vision of Viksit Bharat. Okay, so what does Leeds report 2023 say? So this report ranks states based on their logistics ecosystem. So this index is an indicator of the efficiency of logistical services necessary to promote exports and economic growth. This report is based on a pan-India primary survey which was conducted between May and July 2023, and it covers 7,300 responses across 36 states and UTs. So, what are the highlights of this report? So, in the coastal group category, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu are the achievers. In the landlocked group, Haryana, Punjab, Telangana, Uttar Pradesh are the achievers. In Northeast group, Assam, Sikkim, and Tripura are the achievers. And in Union Territories category, Chandigarh and Delhi are the achievers. So, what are the measures which have been taken for the logistics sector in India? So 23 states and UTs have already notified their state logistic policies to align with the national logistics policy. Almost 16 states and UTs have given industry status to logistics. There have been digital reforms also, like PM Gati Shakti, Logistics Data Bank, Unified Logistics Interface Platform, and GST, which are propelling India's improved ranking at global level. So the next topic is Assam Rifles. This topic is important for your security section. So Assam Rifles is planning critical operational changes so that it can be deployed for conventional roles along the LAC in contingencies. So Assam Rifles, we know that it is one of the 7 central armed police forces which comes under the administrative control of Ministry of Home Affairs, and besides maintaining law and order in the northeast, it also guards the border with Myanmar in the region. So if we look at the historical background of it, then its history dates back to 1835 when it was formed in the northeast to protect British tea estates. It was later renamed as Assam Rifles. So since its formation in 1835, Assam Rifles has gone on to fight in 2 world wars, the Sino-Indian War of 1962 also. It is used as an anti-insurgency force against militant groups in northeast. It remains the most awarded paramilitary force in both pre and post-independent India. So what is the uniqueness of Assam Rifles? So it has dual control. The administrative control lies with the Home Ministry, whereas the operational control lies with the Indian Army. So which means that salaries and infrastructure of this force is provided by the Home Ministry, but deployment, posting, transfer, and deputation is taken care by the Army.
So, what are the key highlights of this plan? So, there are plans to ensure that availability of more than 70% of Assam Rifle soldiers for deployment along the LAC would be made available in the next few months. So, Assam Rifles has about 46 battalions and a strength of more than 65,000 troops. Every year, soldiers of Assam Rifles will be practicing. They actually practice with army in various exercises, so their operational readiness will be maintained, and over the next few months they will also be made more technology intensive to face uh, this goal of LAC deployment. So has been a growing focus on China because since 2020 India has taken several measures to increase vigilance and strengthen deployment along the LAC. Uh, we want also to free our army from counter-insurgency roles in Northeast so that they can put greater focus on China. Okay. So the next topic is Vikas Bharat Sankalp Yatra. This topic is important for your governance and your art and culture section. So PM Modi is on a 2-day visit to Varanasi where he addressed a Viksit Bharat Sankalp Yatra event, which is a government initiative to raise awareness and track the implementation of flagship central schemes like Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana, PM Suraksha Bima, etc. So the aim is to reach out to the vulnerable who are eligible under various schemes, but somehow they have not availed the benefits so far. So uh, it also talks about dissemination of information and generating awareness about these schemes, and also interaction with beneficiaries of government scheme through personal stories and experience sharing, and enrollment of potential beneficiaries through details ascertained during this yatra. If we look at the implementation, then this program is being undertaken with the active involvement of various union ministries and state governments. Uh, According to the government, Yatra has reached about 2.5 crore citizens across 68,000 gram panchayats in just 1 month, and nearly 2 crore individuals have taken Viksit Bharat Sankalp. Over 2 crore beneficiaries of central government schemes have also shared their experiences under the Meri Kahani, Meri Zubani initiative. So, if we look at National Education Policy of 2020, then it lays an emphasis that we have to make our modern generation in sync with 21st and in sync with our uh, Indian culture and ethos, and we have to integrate the wealth of Indian knowledge systems with the more recent body of knowledge, and rediscover our ancient knowledge and integrate them with modern thought. So there will be direct interaction between scholars, experts, and practitioners. Okay, so what is this Kashi Tamil Samagam? So this or Sangamam. So this topic is basically actually important for your art and culture, and this is an initiative of Government of India to uphold the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. And The objective of this program is to celebrate, reaffirm, and rediscover the age-old links between Tamil Nadu and Kashi. IIT Madras and BHU, these are the two implementing agencies for this program. The first edition of the Sangaman was held in 2022, and the recent one, this year, it is being held right now. Okay, so why Kashi and Tamil Nadu have been chosen? These two regions have shared a deep and vibrant link over the last few centuries, and these regions are also hailed as manifestations of Indian culture by many people. So for example, Saint Kumar Gurupara from Tamil Nadu had excelled in bargaining with Sultanate of Kashi with audacity and drove a lion to his courtyard and get back the Kedar Ghat and a place for consecration of Vishveshwar Lingam. He has written Kashi Kalambakam also, which is a grammatical composition of poems on Kashi. King Adhivira Rama Pandyam, who belonged to Pandya dynasty, dedicated a Shiva temple at Tenkasi of Tamil Nadu after his pilgrimage to Kashi, and he wrote the Kashi Kandam of Skandapuran also in Tamil poetic verses. Okay, so the next topic is ex parte decree. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently held that a civil revision petition under section 115 of CRPC will not be maintainable against the dismissal of an application filed under rule order 9 rule 13 of CRPC to set aside an ex parte decree. So what is an ex parte decree? It is a decree passed against a defendant in absentia. So if only the plaintiff shows up during the hearing of the court, and despite several summons are served and the defendant is not coming, the court may proceed to hear the lawsuit
ex parte. The legal validity, enforceability, and operation of such a decree will be similar to those of any other bipartite decree. So courts generally aim to ensure fairness and due process, and if a genuine reason for the party's absence is established, then ex parte order can also be set aside. The defendant against whom ex parte decree has been passed can file an application to the court that on two grounds: that summons were not duly served upon him, and he was prevented by sufficient cause from appearing before the court. As per CPC, there is no specific time limit mentioned to file an application. So the supporting evidence has also given has to be given. The applicant should provide supporting evidence to substantiate their claim. The court will also schedule a hearing to consider the application. The court will assess the validity on the grounds presented by the applicant and may inquire into the circumstances which led to the ex parte order. The court also has the discretion to decide whether the ex parte order should be set aside or not, and the court may also impose conditions and terms, including cost and other factors, when setting aside the order. Okay. So the next topic is Sargasso Sea. This topic is important for your environment and your international relations topic both. So Sargasso Sea near Bermuda has become more warm, saltier, and more acidic than it has ever been since measurements of the sea began in 1954. Sargasso Sea is located entirely within the Atlantic Ocean, and it is the only sea without a land boundary. It is named after sargassum, which is an algae, and this extraordinary open oceans ecosystem is bounded by currents circulating around the North Atlantic subtropical gyre, and it is also the feeding grounds to a diverse assortment of flora and fauna. There are many ocean currents which form this gyre: Gulf Stream, North Atlantic Current, Canary Current, North Atlantic Equatorial Current. All these come together to form this North Atlantic Subtropical Gyre, okay, near Sargasso Sea. So the next topic is Noma disease. This topic is important for your social issues. Recently, World Health Organization has included the Noma disease into its official list of neglected tropical diseases. So this Noma disease is a rapidly progressing severe gangrene disease of mouth and the face. It is mostly found in sub-Saharan Africa, and it affects children between the age of 2 to 6 years who are suffering from malnutrition, but it can also occur among immunocompromised adults. So it starts as a soft tissue lesion of the gums or sore gums, and it is generally considered as an opportunistic and non-contagious disease. It is it is witnessed during in Asia and Asia Pacific regions, Americas, Middle East, and European regions. Currently, there is no documented evidence to support that it also gets transmitted between humans. It generally its description involves prescription of widely available antibiotics, improvement of oral hygiene, disinfectant mouthwash, and nutritional supplements. So the next topic is hydrogen cyanide. This topic is important for your science and tech section. So scientists have recently found hydrogen cyanide, which is a key molecule in the creation of life in the oceans of Saturn's icy moon Enceladus. This has been revealed by the Cassini spacecraft data by NASA. So hydrogen cyanide is a colorless or pale blue liquid or gas with a bitter almond-like color odor, and it is also known as the hydrocyanic acid or HCN. It interferes with the body's use of oxygen, and it may cause harm to the brain, heart, blood vessels, and lungs. It is an excellent solvent for many salts. It can be used in the workplace also in several industries like fumigation, electroplating, mining, chemical synthesis, etc. What is Cassini spacecraft? It was launched by NASA in 1997, and it orbited Saturn from 2004 to 2017, circling the planet 294 times. It measured the structure of Saturn's atmosphere and rings, as well as how they interact with the planet's moons. It has also discovered six moons of Saturn, which revealed that Enceladus and Titan are promising locations to search for extraterrestrial life. So the next topic is Guru Tegh Bahadur Ji. This topic is important for your art and culture section. Recently, PM Modi has paid tributes to Shri Guru Tegh Bahadur Ji on his martyrdom day. So Guru Tegh Bahadur Ji's original name was Tyagmal, and he was the ninth of 10 gurus of Sikh religion. His father and sixth guru of Sikhs, Guru
Hargobind Sahib changed his name to Tegh Bahadur. He got his name from his fighting and sword skills on the battlefield. He built the city of Anandpur Sahib near Shivalik Hills, and here the last two Sikh gurus lived, and also the place where Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth in 1699. He also contributed more than 100 poetic hymns to Granth Sahib, and he was arrested by Mughals on the orders of Aurangzeb in 1665, and he was publicly beheaded in 1675 on the orders of Aurangzeb in Delhi. So the next topic is Akash surface to air missile defense system. This topic is important for your security section. So India has effectively showcased the capabilities of indigenous Akash surface to air weapon system as part of its plan to export these systems. So in the recently conducted exercise Astra Shakti 2023, a single unit of Akash weapon system successfully engaged and obliterated four unmanned targets simultaneously. This demonstration established India as the first country to exhibit the ability to engage four targets at such distances simultaneously. So, Akash surface to air missile defense system is a short range surface to air missile defense system to protect vulnerable areas and points from air attacks. So it was indigenously designed and developed by the DRDO. It can simultaneously engage multiple targets. It has a built-in electronic countermeasure features. Uh, the entire weapon system has been configured to be launched from static or mobile platforms like battle tanks, wheeled trucks, so as to provide a flexible deployment. It is also road and rail transportable with quick mobilization and deployment capabilities. It can engage aerial targets up to a range of approximately 25 kilometers. It has an altitude of operation as low as 100 meters up to 20 kilometers. Its weight is about 710 kgs, and it is fully automatic with a quick response time from target detection to kill. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.